हेलो दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 5 का जो रिमेनिंग पार्ट मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो कल तक हमने हाइड्रोस्फीयर तक डिस्कस किया था। तो जो जो डोमेन है वाटर, ठीक है, दैट इज हाइड्रोस्फीयर जो स्टार्ट हो गई है। अब उसमें हम पढ़ेंगे आगे वाटर। तो अगर हम इफ़ देयर इज़ अ सो मच वाटर ऑन अर्थ, वाई डू वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था कि 71% वाटर है और 29% लैंड है, राइट। तो जब इतना अमाउंट में वाटर है तो वाई वी आर गोइंग टू फेस वाटर क्राइसिस। ठीक है, हम सुनते रहते हैं न्यूज़ में भी कि इधर पानी की कमी है, पीने के लिए पानी नहीं है, या वाटर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे होता जा रहा है। तो ये चीज़ें हम सुनते रहते हैं। तो द आंसर इज इवन द अर्थ इज द ब्लू प्लैनेट वी स्टिल फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर बिकॉज अर्थ क्या है, ब्लू प्लैनेट है क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट वाटर है, दैट इज 71%। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन ओशंस, क्योंकि जो 97% से ज़्यादा जो वाटर है अर्थ का वो कहाँ मिलता है, ओशंस में। ओशंस का पानी जो होता है वो होता है नमकीन, ठीक है। वो जो हमारे यूज़ के लिए पीने के पर्पज़ से हम उसे नहीं यूज़ कर सकते, राइट। दिस वाटर इज़ टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज़, बहुत सॉल्टी होता है ये, ठीक है, खारा। आउट ऑफ द रिमेनिंग 2.5% टू 3% ऑफ वाटर, मोस्ट ऑफ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस। और 2.5 और 3% ये आइस की फॉर्म में होता है, जैसे आइस शीट्स, ग्लेशियर्स और अंडरग्राउंड वाटर जो ज़मीन के नीचे पानी है। देयरफॉर अ वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन यूज़। इसलिए क्या है कि बहुत स्मॉल अमाउंट में जो वाटर है, फ्रेश वाटर अवेलेबल है ह्यूमन यूज़ के लिए, राइट। सो दिस इज़ अ ब्रॉडर पिक्चर कि कहाँ पे अर्थ पे पानी कितने परसेंटेज में अवेलेबल है। ओशंस में 97.3% जो सलाइन वाटर है, आइस कैप्स, ग्लेशियर्स उसमें 0.2% है, ग्राउंड वाटर 0.68%, लेक्स में 0.01%, सॉइल मॉइस्चर यानी कि जो मिट्टी में नमी जो होती है उसमें 0.005%, एटमॉस्फेयर में 0.01%। एटमॉस्फेयर मतलब जैसे वेपर की फॉर्म में, बादल की फॉर्म में, बादल भी तो इज अ फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है, भाप की फॉर्म में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। स्ट्रीम्स एंड रिवर्स 0.01%, 0.001%, सॉरी 0.0001%। बायोस्फेयर में 0.0004%, ठीक है। तो ऐसे टोटल अमाउंट जो है 100% है, ठीक है। इसका टोटल निकालें तो कितना है, 100%। लेकिन मोस्ट ऑफ द वाटर जो है सलाइन है, और ये क्या है, फ्रेश वाटर के फॉर्म्स हैं। अब आइस कैप्स में, ग्लेशियर में तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली, राइट। और ग्राउंड वाटर वो उसको तो हमें सबमर्सिबल इन सब के वेल्स के थ्रू निकालना पड़ता है। लेक्स तो मतलब आप समझ देखिए कि इतना ज़्यादा पानी सलाइन है, तो इसलिए दे आर नॉट अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज ओशंस, मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। ओशन क्या है, जो हाइड्रोस्फीयर का मेजर जो पार्ट है वो है हमारे ओशंस। फीचर्स इनके हैं, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। द ओशंस वाटर आर ऑलवेज मूविंग, और ओशन का वाटर हमेशा मूवमेंट की फॉर्म में होता है, राइट। देयर आर 3 चीफ मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, और 3 तरह के मेन मूवमेंट होते हैं इसके, वेव्स की फॉर्म में, टाइड्स की फॉर्म में और ओशन करंट की फॉर्म में। 5 मेजर ओशंस होते हैं,
इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज, अगर हम साइज़ में बात करें इनकी, तो पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, अटलांटिक ओशन उससे छोटा, देन इंडियन ओशन, सदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन, दिस इज द स्मॉलेस्ट ओशन। ठीक है, तो ये सारे फ्रॉम लार्जर टू स्मॉल ऑर्डर में लगे हुए हैं, राइट। तो पहले स्टार्ट करते हैं पैसिफिक ओशन से। अगर आपको इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है एक ही जगह इकट्ठा इन टैबुलर फॉर्म, एक टेबल की फॉर्म में सारे ओशंस को और कॉन्टिनेंट्स को, तो आप इससे पहले वाली वीडियोस को, इसका जो पार्ट 1 है उसका कंसेप्ट देख लीजिए। ठीक है, तो उसमें सारे डिफरेंस के साथ समझा रखा है कि किस किस ओशन के क्या क्या फीचर्स हैं। तो यहाँ हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट ओशन है, इट इज़ स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का जो सरफेस है उसका 1/3 क्या है, पैसिफिक ओशन। इट इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, इसका शेप होता है सर्कुलर, और इसको ये सराउंड करता है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, 4 कॉन्टिनेंट को ये सराउंड करता है। एक फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। मरियाना ट्रेंच, जिसकी जो डेप्थ है कितनी है, 11,022 मीटर, वो सबसे डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का, और कहाँ मिलता है, पैसिफिक ओशन में। अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है, इसका शेप जो है वो एस है, सराउंडेड बाय, अगर वेस्ट में देखें तो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, और अगर वेस्ट ईस्ट में देखा जाए तो यूरोप एंड अफ्रीका। इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन है, ये सबसे ज़्यादा बिजी ओशन है। क्यों? क्योंकि इसकी जो कोस्ट लाइन है ना वो बहुत ही हाईली इंटेंडेड है। दिस इरेगुलर कोस्ट लाइन प्रोवाइड आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर। अब हम हाईली इंटेंडेड का मतलब और इरेगुलर कोस्ट लाइन का मतलब समझें तो ये होता है कि ये इस तरह के फॉर्म में है, इस तरह से। यहाँ पे क्या है, जो ये जो पॉइंट्स हैं, जो बाहर निकले हुए जो सरफेस है, वो क्या करता है, नेचुरल हार्बर का काम करता है। नेचुरल हार्बर, जहाँ पे शिप्स वगैरह को पार्क किया जा सकता है, जैसे हम कार पार्क करते हैं, इन द सेम वे नेचुरल हार्बर का काम करते हैं ये, और यहाँ पे शिप को पार्क किया जाता है। ठीक है, इसलिए ये गुड फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, इससे हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, शिप के हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह सामान या लोगों को पहुंचा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज इंडियन ओशन, ओनली ओशन नेम आफ्टर अ कंट्री। एक कंट्री के बाद, मतलब ये एक इकलौता ऐसा ओशन है जो एक कंट्री के नाम पे आता है। इसकी शेप ट्रायंगुलर है, ये सराउंडेड बाय है, एशिया नॉर्थ में है इसके, अफ्रीका वेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में है। वहीं अगर हम सदर्न ओशन की बात करें, इट एनसर्कल द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। ये पूरा जो कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका उसको एनसर्किल करे हुए है, यानी कि कवर करे हुए है, एक्सटेंड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। और इसकी जो लोकेशन कहाँ है, 60 डिग्री साउथ जो लैटिट्यूड है वहाँ से जो नीचे की तरफ है, साउथ साइड में है, वो है सदर्न ओशन। नेक्स्ट इज आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन की लोकेशन है, ये आर्कटिक सर्कल में है। ठीक है, ये सराउंड करता है नॉर्थ पोल को, और ये कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन को। वो कैसे करता है, बाय द बेरिंग स्ट्रेट। और स्ट्रेट क्या होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एनसीईआरटी में इसकी स्पेलिंग दे रखी है बेरिंग स्ट्रेट, लेकिन इसको बेरिंग स्ट्रेट ऑलमोस्ट यही लिखा जाता है। ये सराउंड करता है नॉर्थ अमेरिका, इसका जो अपर वाला पार्ट है वो नॉर्थ अमेरिका में आता है, यूरोप एंड एशिया, यूरेशिया। ठीक है, नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, ठीक है, इसकी लेयर्स, इन सब के बारे में हम फर्स्ट वाले चैप्टर में कंसेप्ट में के पार्ट में समझ चुके हैं। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो दिस इज द पिक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, जिसमें सबसे जो नीचे वाली लेयर है अर्थ के जो पास वाली है वो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्लेन वगैरह उड़ रहे हैं, तो ये ट्रोपोस्फेयर में है, यहाँ पे पूरी लाइफ एग्जिस्ट करती है।
वहीं स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, कुछ आपको मेटेरॉइड आते हुए दिख रहा है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में है, राइट। मीजोस्फेयर में रॉकेट वगैरह, ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, थर्मोस्फेयर में सैटेलाइट्स। तो ये क्या है, इनके कुछ फीचर्स हैं कि किस लेयर में क्या पाया जाता है, राइट। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस। ये सराउंड करती है अर्थ हमारी एक लेयर ऑफ गैस को, ठीक है। जैसे ये अर्थ है और इसके चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। द गैसेस लेयर जो सराउंड करती है अर्थ को, उसी को बोला गया है एटमॉस्फेयर। और ये इसमें क्या क्या होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अदर गैसेस। दिस इज थिन ब्लैंकेट। ये क्या है, एक थिन पतली चादर की तरह है एयर की, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे प्लेनेट के लिए। और वो कैसे होती है इंपॉर्टेंट, ये हम जानते हैं। इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ। जो सांस लेने के एयर ज़रूरी है वो हमें प्रोवाइड कराती है। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। जो सन की हार्मफुल रेज है, इंसोलेशन, उससे हमें बचाती है, ठीक है। इसके फीचर्स हैं, द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स। तो एटमॉस्फेयर की हाइट कितनी है, इतनी। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। ये मेनली 5 लेयर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। बेस्ड ऑन, और ये किस पे बेस्ड होता है, इसका मेन कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर और अदर प्रॉपर्टी। जो 5 लेयर है वो डिवाइड है किस बेसिस पे, उनकी कंपोजिशन क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है और उनकी कुछ अदर प्रॉपर्टीज, ठीक है। और 5 लेयर्स कौन सी हैं, जो अभी हमने देखी थी, ट्रोपोस्फेयर से लेके एक्सोस्फेयर तक। द 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। अगर हम डिस्टेंस अर्थ के डिस्टेंस से देखें, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, तो सबसे पहले लेयर है ट्रोपोस्फेयर, जो क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस है। देन स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, जो सबसे फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस है। नेक्स्ट हम इनकी कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कंपोज ऑफ मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें जो मेन अमाउंट में जो प्रेजेंट है ना सबसे ज़्यादा, वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो है 78%, ऑक्सीजन का है 21%। अब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टुगेदर मेक अप 99% ऑफ क्लीन एंड ड्राई एयर। ये टोटल 99% बनाती हैं और बाकी जो बची है वो अदर गैसेज हैं 1%, राइट। तो ये जो है, अगर हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देखें तो ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम कंपोजिशन ऑफ जो एयर है वो कितनी है, इतना। अब देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इन गैसेस की। ऑक्सीजन किसके लिए यूज़ होती है, ये लाइफ को सपोर्ट करती है। नाइट्रोजन हेल्प करती है ग्रो ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इट इज़ प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट इन अवर एटमॉस्फेयर। ये बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन अभी तक हम बात करते आए हैं, मेरे ख्याल से हर चैप्टर में ही हमने डिस्कस किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस लिए यूज़ होती है, अपने जो अर्थ प्लैनेट को वार्म रखने के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट एब्जॉर्ब हीट रेडिएटेड बाय अर्थ। जब हीट रेडिएट करती है अर्थ, हमने पढ़ा था कि अर्थ जो है, अर्थ से जो हीट रेडिएट होती है उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और जो सन से जो एनर्जी आती है इन द फॉर्म ऑफ इंसोलेशन, राइट। तो जो रेडिएटेड हीट को, जो अर्थ से एनर्जी वापस जा रही है, ठीक है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है। अब देखते हैं व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट कीप्स द प्लैनेट वार्म। ये हमारे प्लैनेट अर्थ को वार्म रखती है क्योंकि ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लैनेट। और ये प्लैनेट की ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो फोटोसिंथेसिस प्लांट करते हैं उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो यूज़ करते हैं, राइट। जैसे हमें ज़रूरत है ऑक्सीजन की सर्वाइव करने के लिए, वैसे ही प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी एंड टेम्परेचर की। डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर मैक्सिमम होता है सी लेवल पे, राइट, क्योंकि जो हमारे मेजर पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस के बाद ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। और जैसे ही हम ऊपर जाते जाएंगे एटमॉस्फेयर में, उन पार्टिकल्स का जो है नंबर कम होता जाता है,
इसलिए वो कम हीट ट्रैप कर पाते हैं। अब सरफेस पे ज़्यादा जो है वो पार्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है, तो क्या है, अगर ज़्यादा सामान होगा तो वह ज़्यादा हीट ट्रैप कर पाएगा। तो मैक्सिमम होते हैं ये सी लेवल पे और डिक्रीज करते हैं ये एज वी गो अप, जैसे जैसे हम एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे ये कम होते जाएंगे, ठीक है, जो डेंसिटी है। देयरफॉर डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वरीज विद हाइट, तो ये हाइट के साथ क्या होती है, कम। टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज एज वी गो अप इन द हाइट, टेम्परेचर भी यानी कि डेंसिटी जो है, यानी कि जो सामान है नीचे ज़्यादा मिलता है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जैसे जैसे हम गो अप, जैसे ऊपर जाएंगे तो सामान क्या होता जाता है, कम। और उसके साथ ही टेम्परेचर भी कम होता है। क्यों? क्योंकि कम सामान ऊपर होगा तो वो कम हीट ट्रैप करेगा, ठीक है। हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए भी तो कोई मीडियम चाहिए, ठीक है। जब वहाँ पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो वो हीट एब्जॉर्ब कैसे होगी? सरफेस पे ज़्यादा पार्टिकल्स है तो ज़्यादा अमाउंट में हीट वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं, राइट। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि वाई डू क्लाइंबर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद दैम। जब कोई भी जैसे चढ़ाई कर रहा है माउंटेन्स पे, ठीक है, तो वाई दे कैरी ऑक्सीजन विद दैम, ठीक है, बिकॉज डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अप। जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो ऊपर जाके कम होती जा रही है। क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन ब्रीथिंग, तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम है, वो उन्हें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर, क्योंकि वहाँ डेंसिटी जो है एयर की वो बहुत कम है, इसलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, कि जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसके बारे में बात। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ। अब जो एटमॉस्फेयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है अर्थ पे। दिस प्रेशर इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये जो प्रेशर है ना हर जगह पे एक जैसा नहीं रहता। लैंड पे अलग है, ठीक है, ओशंस में अलग है, प्लेस टू प्लेस वरी करता है। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, सम एरियाज एक्सपीरियंस लो, कहीं ये ज़्यादा होता है और कहीं कम होता है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, हाँ, पहले वाले चैप्टर में जब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे कि एयर जो मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो, उसी की वजह से क्या चलती है, विंड, राइट। तो अभी एक बार और देख लेते हैं कि जो कोल्ड जो एयर होती है वो क्या होती है, डेंस, और ये हाई प्रेशर बनाती है। वहीं जो वार्म एयर होती है वो होती है लाइट, और ये लो प्रेशर क्रिएट करती है। अब डेंस जो एयर है वो सिंक करेगी, और जो वार्म जो एयर है ये लो प्रेशर हल्की होती है इसलिए ऊपर जाएगी। तो और यहाँ से तो जब ये ऊपर जाएगी तो यहाँ वॉइड क्रिएट होगा, खाली जगह, इसको भरने के लिए यहाँ से एयर आती है। और जब ये ऊपर जा रही है गर्म हवा तो यहाँ पे ऊपर जाके वो ठंडी होगी, तो फिर इस तरह से फिर ये सिंक करेगी नीचे। तो ये साइकिल प्रोसेस में चलता रहता है, और इससे क्या है, विंड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे जो हमने बोला एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वो उसका कंसेप्ट ये था, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो नाउ वी नो व्हाई विंड फॉर्म। तो अभी हमें पता चल गया कि विंड कैसे फॉर्म होती है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रेशर होता है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर क्या होता है, नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। हमने स्टार्टिंग में किया था लैंड, ठीक है, लिथोस्फीयर, वाटर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। इन तीनों का जो कॉमन एरिया होता है वहाँ पे क्या मिलता है, बायोस्फीयर। क्योंकि सर्वाइवल के लिए एक किसी भी लिविंग बीइंग को क्या चाहिए, लैंड, वाटर एंड एयर। तो ये तीनों जहाँ पे मिलते हैं वहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं। इट कंटेन्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, और इसमें सारे फॉर्म ऑफ लाइफ जैसे प्लांट्स किंगडम, एनिमल, ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं।
लाइफ एग्जिस्ट इन बायोस्फीयर, दिस इज ओनली फॉर्म ऑन अर्थ। जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है बायोस्फीयर में, ये सिर्फ अर्थ पे पाया जाता है। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, फ्रॉम टिनी माइक्रोब्स टू ह्यूज मैमल्स। और अर्थ पे जो है, जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, वो वहाँ पे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह से लेके बड़े बड़े मैमल्स तक हैं, राइट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर मैमल। और सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं फॉर सर्वाइवल इन द बायोस्फीयर। वो कैसे कि हम एनिमल पे डिपेंड हैं, प्लांट पे डिपेंड, ह्यूमन बींग्स किस पे डिपेंड है, उन्हें खाने के लिए अगर वेजिटेबल्स चाहिए तो वो कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से, फ्रूट्स मिलते हैं। और अगर वो मीट खाते हैं, फ्लैश वगैरह, तो कहाँ से मिलता है, एनिमल से, ठीक है। तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, राइट। ऑर्गेनिज्म ऑफ बायोस्फीयर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। जो बायोस्फीयर में ऑर्गेनिज्म मिलते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड है, प्लांट किंगडम, एनिमल, ठीक है। एवरी डोमेन ऑफ अर्थ, जो डोमेन्स है मेजर, लैंड, वाटर, एयर एंड लाइफ, इंटरेक्ट विद ईच अदर। ये इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ एंड अफेक्ट ईच अदर इन सेम वे और द अदर। ये किसी न किसी तरह से एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक इज ग्लोबल वार्मिंग। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स एंड थर्मल पावर प्लांट्स पॉल्यूट एयर। जो एमिशन होता है, जो धुआं निकल रहा है या वाटर निकल रहा है, गंदा पानी फैक्ट्री से, व्हीकल से धुआं निकल रहा है, पावर प्लांट से एमिशन हो रहा है एनर्जी का, रेडिएशन का, या फिर गंदा पानी निकल रहा है, उससे क्या होता है, पॉल्यूट हो रही है एयर। वी हैव स्टडीज दैट देयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है कि एयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हमारे प्लेनेट को वार्म रख रही है। बट इफ द अमाउंट ऑफ CO2 इंक्रीज इन द एटमोसफियर, अगर अमाउंट CO2 को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या आती है, वो ट्रैप करती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो भाई हमारा प्लेनेट वार्म नहीं है होगा, लेकिन जो उसका अमाउंट जो इंक्रीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। इट लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग। ये क्या करती है, हमारे प्लेनेट की जो वार्मिंग है, हीट जो ट्रैप करने की कैपेसिटी है, उसको और बढ़ाती है। इससे क्या होता है कि जो टेम्परेचर है अर्थ का, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ग्लेशियर, ठीक है, आइस की फॉर्म में जो पानी है वो पिघल रहा है। इसी की वजह से तो इतनी बाढ़ आ रही है। जहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी, अब वहाँ पे भी बारिश आ रही है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो जो टेम्परेचर का बढ़ना है ड्यू टू इंक्रीज इन गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिमिट द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, व्हीकल्स हैं, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चीज़ों के यूज़ को कम करना पड़ेगा। लेकिन आप सोचिए, क्या ये पॉसिबल है? पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन हम अब इनके तरीके को चेंज कर सकते हैं। हम नेचर पे ज़्यादा, हम क्या है आजकल मशीन पे ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं। तो अगर हम नेचर पे डिपेंड होंगे और ऑर्गेनिक तरीके से चीज़ों को यूज़ करेंगे तो ये पॉसिबल है। एंड मेंटेन द नेचुरल बैलेंस बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। और हम मतलब लिमिट तो करें रिसोर्सेज को, इसके साथ बैलेंस करें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर में, ठीक है। मतलब जो लैंड का यूज़ है प्रॉपर तरीके से करें, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है, प्लांट्स कट हो रहे हैं और जो फैक्ट्रीज ज़्यादा बनाई जा रही है। एक बार फैक्ट्री बन गई किसी जगह तो वो लैंड तो बेकार है, उसको हम कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हाइड्रोस्फीयर, पानी का कितना मिसयूज़ होता है। एटमॉस्फेयर, इसमें हम एक्सक्रीट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का,
आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, सी यू सून।